जय श्री श्याम। आज हम स्टार्ट करते हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 12 के बारे में, और साथ ही डिस्कस कर रहे हैं बीएससी बीएड थर्ड ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 12 के बारे में। आपका जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पोटेंशियल स्टेप चल रहा था। कौन सा टॉपिक चल रहा था अभी? पोटेंशियल स्टेप चल रहा था। पोटेंशियल स्टेप आपका क्या होता था अभी हमने डिस्कस किया था। अभी कोई एक विमीय विभव क्षेत्र है, कोई क्या है भी एक विमीय विभव क्षेत्र है जिसके क्षेत्र फर्स्ट के अंदर विभव का मान क्या है भी 0 है, और क्षेत्र सेकंड के अंदर क्या है भी विभव का मान क्या है भी हमेशा v0 बना रहता है। या कहने का मतलब किसी एक विमीय विभव क्षेत्र के या एक विमीय विभव क्षेत्र में जहां पर क्षेत्र के एक भाग में विभव का मान क्या हो भी 0 हो तथा क्षेत्र के दूसरे भाग में विभव का मान क्या हो भी परिमित विभव हो, इस प्रकार की कंडीशन या इस प्रकार की अवस्था को विभव सीडी बोलते हैं, पोटेंशियल स्टेप बोलते हैं। अब उससे आगे अपने डिस्कस किया था भी मान लीजिए इसके अंदर 2 कंडीशन मानी थी अपने। एक फर्स्ट कंडीशन क्या थी, जब एनर्जी की वैल्यू क्या हो भी पोटेंशियल एनर्जी से कम, और सेकंड स्टेप क्या थी, जब एनर्जी की वैल्यू क्या हो पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा हो। यहाँ पे जो E दिया गया है वो क्या है भी किसी कण की ऊर्जा है। भी मान लीजिए कोई m मास का पार्टिकल है जिसकी ऊर्जा क्या है भी E है, v0 क्या है भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, या जो यहाँ पे विभव की दीवार है इस भाग के अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। जब क्या है भी कोई क्या है भी m मास का पार्टिकल यहाँ पे गति करेगा तो यहाँ पे क्या है भी पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या 0 होने के कारण क्या है भी उस पार्टिकल के ऊपर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भी m मास का पार्टिकल भी क्षेत्र सेकंड की तरफ गति करता है, तब उस कंडीशन के अंदर क्षेत्र फर्स्ट के अंदर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 होने के कारण इस भाग के ऊपर किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये पार्टिकल क्या है भी फ्रीली क्या है भी मूव करता हुआ जाता है। क्लियर है आपका यहाँ तक? ठीक है। और क्षेत्र सेकंड के अंदर क्या है भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी के कारण क्या उस पार्टिकल के ऊपर क्या है भी किसी भी प्रकार का क्या है भी इफेक्ट उत्पन्न होता है। ठीक है। अब यहां पे जो भी कोई पार्टिकल गति करता है तो यहाँ पे जो वेव फंक्शन फाइंड किया है वो क्या है भी sin 1x है, और यहाँ पे जो वेव फंक्शन फाइंड किया क्षेत्र x2 के अंदर वो क्या है भी आपका sin 2x है। ठीक है। ये sin 1x फाइंड कर लिया, ये आपने क्या है भी sin 2x क्या है भी फंक्शन आपने फाइंड कर लिया। ठीक है। अब देखिएगा फर्स्ट डिस्कस करते हैं भी आपतित तरंग फलन के बारे में। आपतित तरंग फलन के बारे में ये क्या होता है भी जो आपका जो क्षेत्र फर्स्ट है, क्षेत्र फर्स्ट कौन सा है आपका? जहां पे x की वैल्यू 0 से कम हो, जहां पे क्या हो भी x की वैल्यू क्या हो भी आपके 0 से क्या हो भी कम हो। क्षेत्र फर्स्ट क्या है भी आपका ये रीजन है जहां पे x की वैल्यू क्या है भी आपकी 0 से क्या है भी कम है। उस कंडीशन के अंदर आपका जो आपतित तरंग फलन का वो क्या पार्ट करता है भी इक्वेशन फर्स्ट का प्रथम पार्ट, इक्वेशन फर्स्ट का प्रथम पार्ट वो क्या है भी आपका ae⁻j⁴x, और इसका समय पर फलन क्या हो जाएगा? टाइम डिपेंडेंट फलन, डिपेंडेंट फंक्शन, टाइम डिपेंडेंट फंक्शन इसका क्या हो जाएगा आपका sin 1xt ae⁻j⁴x e⁻⁻ejt/h।
ये चीज क्या अभी हमने फाइंड की थी। अपने क्या अभी इस फैक्टर से यदि अपने मल्टीप्लिकेशन कर दे, स्टार्टिंग के अंदर हमने पढ़ा था बी टाइम के डिपेंडेंट फलन को क्या अभी इस प्रकार से भी व्यक्त किया जा सकता है, साइन एक्स टी को क्या अभी साइन एक्स और ई की पावर माइनस ई जे टी अपॉन एच कट से भी क्या है भी डिनोट किया जा सकता है। ये कंडीशन आपने क्या है भी स्टार्टिंग के अंदर क्या है भी डिस्कस की थी। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या है भी आपकी प्राप्त होती है। यहां पे जे के है भी आयोटा की तरह बिहेवियर करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया भी आपका आपतित तरंग फलन, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी आपतित तरंग फलन की, दिखाई दे रहा होगा आपको नीचे की तरफ सारा। इसकी डायरेक्शन हो जाएगी बाईं से दाईं ओर, बाईं से दाईं ओर, या बोल सकते हैं प्लस एक्स दिशा की ओर, प्लस एक्स दिशा की ओर। ठीक है, बाईं से दाईं ओर या धनात्मक एक्स दिशा की ओर भी। यहां से क्या है भी कोई पार्टिकल m मास का पार्टिकल जिसकी एनर्जी E है इधर की तरफ क्या कर रहा है भी गति कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर जो आपका टाइम पर डिपेंडेंट वेव फंक्शन होगा वो क्या होगा भी आपका ये हो जाएगा साइन एक्स टी इक्वल टू ए ई की पावर जे की एक्स और ई की पावर माइनस ई जे टी अपॉन एच कट। ठीक है, ये तो हो गया अभी आपका आपतित तरंग फलन के बारे में। अब डिस्कस करते हैं भी अपने परावर्तित तरंग फलन के बारे में कौन सा फंक्शन होगा। दूसरा क्या होगा भी आपका परावर्तित तरंग फलन। परावर्तित तरंग फलन, परावर्तित तरंग फलन आपका कौन सा फंक्शन डिनोट करता है, जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है या जो क्षेत्र फर्स्ट है। क्षेत्र फर्स्ट कौन सा है, जहां पे x की वैल्यू 0 से लेस देन है भी, ये पार्ट भाग कहेगा। तो जहां पे क्षेत्र x की वैल्यू क्या है भी 0 से लेस देन है, तो वहां पे जो परावर्तित तरंग फलन होगा वो कौन सा भाग करेगा भी इक्वेशन फर्स्ट का द्वितीय भाग, सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है भी आपका जो परावर्तित तरंग फलन को प्रदर्शित करेगा, ए के माइनस जे अल्फा, के प्लस जे अल्फा और ई की पावर जे की एक्स, ये ही प्रदर्शित करेगा आपका। ठीक है, और एक आपने जो कंडीशन यहाँ पे जो नियंतांक फाइंड किया था वो आपको पता है, ये भी बी इक्वल टू क्या था आपका के माइनस जे अल्फा, के प्लस जे अल्फा और आपका ए। ये किसकी वैल्यू थी आपकी, नियंतांक किसकी वैल्यू थी आपकी, बी की वैल्यू थी। तो ये आपका क्या प्राप्त हो गया, दिखाई दे रहा होगा नीचे की तरफ अच्छे से। हाँ जी, दिखाई दे रहा है। तो ये आपका कांस्टेंट किसके फैक्टर के इक्वल हो गया अभी आपका बी ई की पावर जे की एक्स। तो इसका टाइम पर डिपेंडेंट भाग क्या होगा, परावर्तित तरंग फलन, परावर्तित तरंग फलन। टाइम के फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट भाग क्या होगा आपका बी ई की पावर माइनस जे की एक्स और e की पावर माइनस जे ई टी अपॉन एच कट। ये भाग आपका क्या कहलाता है भी परावर्तित तरंग फलन कहलाता है। और परावर्तित तरंग फलन की डायरेक्शन क्या होगी, दाईं से बाईं ओर या माइनस एक्स दिशा की ओर, या माइनस एक्स दिशा की ओर। दाईं से यहां से टकराने के बाद क्या भी वापस इसकी तरफ, दाईं से बाईं ओर
या -x दिशा की ओर क्या होगी भी इसकी डायरेक्शन होगी, ये परावर्तित तरंग फलन होगा। अब बात करते हैं भी अपने आपतित हो गया, परावर्तित तरंग फलन हो गया। अब डिस्कस करते हैं भी अपने पारगमित तरंग फलन के बारे में। कौन से फलन के बारे में डिस्कस करते हैं भी अपने पारगमित तरंग फलन के बारे में। कौन से फलन के बारे में डिस्कस करते हैं भी अपने पारगमित तरंग फलन के बारे में। वो क्या होगा देखिएगा, सोचने वाली बात ये स्पष्ट रूप से क्या है भी इस रीजन के अंदर क्या बताता है भी वो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बी क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है। एक तो आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरी क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है। क्लासिकल मैकेनिक्स आपकी ये बात कहती है जब जो पार्टिकल यहां से जा रहा है यदि उसकी एनर्जी कंडीशन क्या मान रहे हैं अभी पोटेंशियल एनर्जी से कम है। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बात कहता है, यदि जो पार्टिकल आपका जा रहा है जो कोई m मास का पार्टिकल है वो क्या है भी इधर की क्षेत्र सेकंड की तरफ जा रहा है और यदि वहां क्षेत्र सेकंड के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी का मान है वो इसकी कुल एनर्जी से भी जो आपका जो पार्टिकल की एनर्जी का मान है वो पोटेंशियल एनर्जी से कम है, तो उस कंडीशन के अंदर इस विभव या इस पोटेंशियल एनर्जी को ये क्या है भी पार्ट क्या है भी या जो पार्टिकल इसके अंदर क्या है भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि इस पोटेंशियल के कारण एनर्जी कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा और वो वापस क्या हो जाएगा रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, वो वापस क्या हो जाएगा रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। कहने का मतलब यहां से m मास का कोई पार्टिकल जा रहा है, यहां पर पहुंचेगा, इस पार्ट के ऊपर पहुंचेगा तो यहां पे इसके ऊपर फोर्स लगेगा करली v अपॉन करली x और जिसके कारण क्या है भी ये वापस मुड़ जाएगा, ये वापस क्या हो जाएगा भी परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या बात कहती है भी यहाँ पे, यदि एनर्जी कम हो जाए बट क्या है भी पार्टिकल क्या है भी इसके अंदर जा सकता है, उसके जाने की कुछ न कुछ प्रोबेबिलिटी हो सकती है। वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी किसके ऊपर डिपेंड करेगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे जब क्या होगा, जब इसकी एनर्जी क्या होगी ज्यादा होगी इस पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, तब क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है उसके बारे में भी हम अच्छे से क्या करेंगे भी डिस्कस करेंगे। बट इसके अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा है उसके अंदर क्या बताता है भी क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ पे बात कहती है जब एनर्जी है पार्टिकल की यदि वो पोटेंशियल एनर्जी से कम है तो पार्टिकल क्या है क्षेत्र सेकंड के अंदर नहीं जाएगा, वो विभव दीवार है यहां से टकरा के क्या हो जाएगा भी वापस लौट आएगा। और क्वांटम मैकेनिक्स क्या बात कहता है, जब पार्टिकल की एनर्जी यदि पोटेंशियल एनर्जी से कम है फिर भी वो उसके जाने की कुछ न कुछ प्रोबेबिलिटी हो सकती है, वो प्रोबेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है उसके बारे में अपने क्या है भी अभी डिस्कस करते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी उसके बारे में भी अभी हम क्या करते हैं भी डिस्कस करते हैं। तो वो देखिएगा क्षेत्र सेकंड ये क्या बताता है अभी, क्षेत्र सेकंड कौन सा है जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा है। क्षेत्र सेकंड आपका कौन सा है जब आपके x की वैल्यू 0 से ज्यादा है, वो आपका क्या कहलाता है क्षेत्र सेकंड कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है भी आपका क्षेत्र सेकंड कहलाता है। और क्षेत्र सेकंड के अंदर तरंग फलन का मान क्या होता है भी क्वांटम मैकेनिक्स कहती है 0 होता है।
तरंग फलन का मान क्या होता है भी शून्य नहीं होता है, क्योंकि कण के जाए कि जान कुछ न कुछ भी जहां पर कण के पाए जाने की प्रायिकता होती है वहां पे तरंग फलन का मान कुछ न कुछ जरूर होगा, और जहां पर कण के पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है वहां पे तरंग फलन का मान भी शून्य होता है। ये बात आप अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे ये बताता है भी कण के पाए जाने की कुछ न कुछ प्रायिकता जरूर है, तो तरंग फलन का मान क्या होगा भी शून्य नहीं होगा। तरंग फलन का मान क्या होगा भी शून्य नहीं होगा। तो यहाँ पे जो कण के पाए जाने की प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी, px साइन 2x की स्क्वायर, तो ये क्या हो जाए साइन 2 स्टार x साइन 2x। और यहां से आपका जो रिलेशन साइन 2x है वो क्या है भी आपका, ये जो फैक्टर की वैल्यू प्राप्त होती है आपको ध्यान हो तो किसके इक्वल होती है भी a2 के k प्लस जे अल्फा आपकी d की इक्वल होती है, किस कांस्टेंट की इक्वल होती थी आपकी d के इक्वल होती थी। पहले वाले लेक्चर के अंदर आप इसको देख भी सकते हो। तो साइन 2x क्या हो जाएगा आपका d e की पावर माइनस अल्फा x, साइन 2x क्या हो जाएगा d e की पावर माइनस अल्फा x। तो ये क्या हो जाएगा d स्टार, डी कंजुगेट भी टर्म हो सकती है, आयोटा की भी टर्म हो सकती है, अपने आयोटा की जगह जे मानते हैं, e की पावर माइनस अल्फा x डी e की पावर माइनस अल्फा x। और ये क्या हो जाएगा अभी नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छे तरीके से, डी स्टार डी क्या है डी के मापांक की स्क्वायर e की पावर 2 अल्फा x। ये कण के पाए जाने की यहाँ पे क्या कुछ न कुछ प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, कण के पाए जाने की कुछ न कुछ क्या है भी प्रोबेबिलिटी है। अब क्या बताता है ये हो गया आपका क्लियर। अब क्या है भी क्वांटम मैकेनिक्स क्या बात कहती है भी, क्वांटम मैकेनिक्स कहती है भी ये मान लीजिए आपका कोई ग्राफ है, ये क्या है भी आपका कोई ग्राफ है, ये y एक्सिस मान लो, ये यहाँ पे क्या है भी कोई तरंग फलन है, तो ये क्या है 20 76 सेकंड के अंदर भी आपका तरंग फलन हो सकता है, 76 सेकंड के अंदर भी आपका क्या है भी तरंग फलन हो सकता है, ठीक है। ये क्वांटम मैकेनिक्स क्या भी आपकी बात कहती है। अब दूसरी बात है एक डिस्कस और करता है भी जो इसकी जो प्रोबेबिलिटी का मान है 76 सेकंड के अंदर, वो भेदन दूरी के ऊपर भी डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, भेदन दूरी के ऊपर, भेदन दूरी के ऊपर। विभेदन दूरी का मीन्स क्या हो जाएगा भी डेल एक्स भी प्रोबेबिलिटी का मान क्या है भी भेदन दूरी, भेदन दूरी के ऊपर भी डिपेंड करता है। भेदन दूरी क्या होगी, डेल एक्स इक्वल टू 1/2 अल्फा। और भेदन दूरी की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, विभेदन दूरी वह दूरी होती है जितनी दूरी में कण की प्रायिकता प्रारंभिक मान से 37% कम हो जाए। विभेदन दूरी की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, विभेदन दूरी वह दूरी होती है, भेदन दूरी वह दूरी होती है जहां पर कण के पाए जाने की प्रायिकता, कण के पाए जाने की प्रायिकता प्रारंभिक मान से, भेदन दूरी वह दूरी होती है जहां पर कण के पाए जाने की प्रायिकता प्रारंभिक मान से 37% कम हो जाए। प्रारंभिक मान से क्या हो भी 37% कम हो जाए। कहने का मतलब पारगमित तरंग फलन की बात कर रहा है।
आपने क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बात कहती है, यदि जो पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कम है तो उस कंडीशन के अंदर पार्टिकल क्या है इसके अंदर क्षेत्र सेकंड के अंदर नहीं जा पाएगा, वो क्या है इस विभव दीवार से टकरा के क्या है भी परावर्तित हो जाएगा। क्वांटम मैकेनिक्स क्या बात कहती है भी पार्टिकल की एनर्जी यदि पोटेंशियल एनर्जी से कम है फिर भी वो पार्टिकल के भी क्षेत्र सेकंड के अंदर उस पार्टिकल के पाए जाने की कुछ न कुछ प्रोबेबिलिटी जरूर हो सकती है। तो क्षेत्र सेकंड के अंदर कुछ पाए जाने की उसकी कुछ न कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, तो वहां पे जहां पर कण के पाए जाने की प्रायिकता होती है वहां पर तरंग फलन का मान कुछ न कुछ जरूर होता है। तो यहाँ पे तरंग फलन का मान कुछ न कुछ जरूर होगा, कह सकते हैं कि तरंग फलन का मान क्या होगा, शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कण के पाए जाने की प्रायिकता होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी। क्लियर है आपके यहाँ तक। डी के मैग्नीट्यूड की स्क्वायर ई की पावर 2 अल्फा एक्स। अब ये बात आता है भी जो कण के क्षेत्र सेकंड के अंदर जो कण के पाए जाने की प्रायिकता है, क्षेत्र सेकंड के अंदर जो आपके कण के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो वेदन दूरी के ऊपर भी डिपेंड कर सकती है। और वेदन दूरी वह दूरी होती है जहां पर कण के पाए जाने की प्रायिकता प्रारंभिक मान से 37% कम हो जाए। वेदन दूरी क्या है, पार्टिकल इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वह दूरी होती है जहां पे कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या है, प्रारंभिक मान से 37% कम हो जाए, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो वेदन दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल एक्स इक्वल टू 1/2 अल्फा की वैल्यू यहाँ पे जो प्राप्त की थी, तो यहाँ पे जो पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगी आपकी 2mv0 माइनस e/h। अल्फा की वैल्यू क्या है भैया, जहाँ पे अपने अल्फा स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त नहीं की थी क्या, वहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे और इसके अंदर क्या है भी अपने पुट कर देंगे। तो h/2√2mv0 माइनस e। h यहाँ पे क्या है संशोधित प्लांक नियतांक है जिसकी वैल्यू होती है h/2π। m यहाँ पे पार्टिकल का मास है, e यहाँ पे पार्टिकल की कुल एनर्जी है और v0 यहाँ पे क्या है विभव क्षेत्र सेकंड की या क्षेत्र सेकंड की पोटेंशियल एनर्जी का मान है, जिसके अंदर क्षेत्र सेकंड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी का मान एक परिमित विभव होता है या परिमित होता है, वो क्या है आपका v0 है। क्लियर आपका। अब इसके बारे में आपका क्या बताता है भी जैसे जैसे v0 का मान बढ़ता है, ये बताता है जो कण के क्षेत्र सेकंड के अंदर जो कण के पाए जाने की जो प्रायिकता होगी वो क्या है, क्षेत्र सेकंड के अंदर जो कण के पाए जाने की प्रायिकता होगी वो डिपेंड करती है वेदन दूरी के ऊपर। वो डिपेंड किसके ऊपर करती है भी आपकी वेदन दूरी के ऊपर डिपेंड करती है। और वेदन दूरी के बारे में क्या बताता है, जब v0 भी जैसे जैसे v0 का मान इंक्रीज होगा बी ई की वैल्यू क्या है भी फिक्स है, एनर्जी क्या है भी फिक्स है, जो कोई पार्टिकल ले रहे हैं उसकी एनर्जी क्या है भी फिक्स है। जैसे जैसे अपने v0 का मान इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे v0 का मान इंक्रीज होगा डेल एक्स का मान क्या होगा, डिक्रीज होगा। v0 इंक्रीज होगा तो डेल एक्स का मान क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि हम ओनली ऑन एक ही फैक्टर को चेंज कर रहे हैं, कौन से को, v0 को। ठीक है, और जब v0 का मान अपने अनंत कर दें तो डेल एक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भी कहने का मतलब क्या है भी v0 जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे डेल एक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब v0 इन्फिनिटिव हो जाएगा तो डेल एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब डेल एक्स 0 होगा तो डेल एक्स क्या होगा, 0 होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 होगी। जब प्रोबेबिलिटी 0 होगी तो यहाँ पे क्षेत्र सेकंड के अंदर जो वेव फंक्शन है उसका मान भी क्या होगा, 0 होगा। जब वेव फंक्शन का मान 0 होगा तब कण के पाए जाने की प्रायिकता क्षेत्र सेकंड के अंदर शून्य होगी। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहते हैं, यदि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का मान क्षेत्र सेकंड के अंदर अनंत है तो कण क्या है भी इस विभव से टकरा के या इस विभव दीवार से टकरा के क्या है भी वापिस लौट आएगा। ये बात क्वांटम मैकेनिक्स कहती है। किस कंडीशन के अंदर कहती है, जब पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या हो भी आपका अनंत हो। दोबारा देखिएगा आप,
भी किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता 76 सेकंड के अंदर भेदन दूरी के ऊपर डिपेंड करती है। भेदन दूरी आपकी क्या है, डेल एक्स इक्वल टू 1/2 अल्फा होती है। भेदन दूरी क्या होती है आपकी, डेल एक्स इक्वल टू 1/2 अल्फा होती है। अल्फा की वैल्यू क्या है भी हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब क्या बताता है भी, जैसे जैसे अपने V0 इंक्रीज करते हैं डेल एक्स डिक्रीज होता है। जैसे जैसे क्या है भी अपने V0 इंक्रीज करते हैं तो डेल एक्स क्या होता है, डिक्रीज होता है। V0 इन्फिनिटी डेल एक्स जीरो तो px जीरो तो ये फंक्शन जीरो और ये फंक्शन जीरो, तो कण के पाए जाने की प्रायिकता शून्य। तो क्या है भी क्वांटम मैकेनिक्स क्या बात कहती है, जब 76 सेकंड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी का मान इन्फिनिटी है, जो क्षेत्र फर्स्ट से आपका क्षेत्र सेकंड की तरफ जो कोई पार्टिकल आ रहा है वो क्या है भी परावर्तित हो जाएगा, 76 सेकंड के अंदर क्या है भी नहीं पहुंच पाएगा। ये कंडीशन क्या बात कहती है भी, जब पोटेंशियल एनर्जी का मान इन्फिनिटी है। किस कंडीशन के कारण बोला अपने 76 सेकंड के अंदर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेव फंक्शन का मान जब पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी है तो यहाँ पे वेव फंक्शन का मान क्या हो गया, शून्य प्राप्त हो गया। तो इस शून्य के कारण बोल, जहां पे कण के वेव फंक्शन का मान शून्य होता है तो वहां पे कण के पाए जाने की प्रायिकता भी क्या होगी, शून्य होगी। ठीक है, तो ये होगी भी आपकी कंडीशन। अब बात करते हैं भी अपने प्रायिकता धारा घनत्व के बारे में। अब किसके बारे में डिस्कस करते हैं भी, प्रायिकता धारा घनत्व के बारे में। इसी के अंदर ही टॉपिक है पोटेंशियल स्टेप के अंदर, वो टॉपिक आपका क्या है भी, प्रायिकता धारा घनत्व। कौन सा टॉपिक है भी आपका, प्रायिकता धारा घनत्व, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। क्या बोलता है भाई, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये बताता है भी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी भी, जब क्षेत्र फर्स्ट से क्षेत्र सेकंड की तरफ कोई पार्टिकल जाता है, जब क्षेत्र फर्स्ट से क्षेत्र सेकंड की तरफ कोई पार्टिकल जाता है, तब उस कंडीशन के अंदर प्रायिकता धारा घनत्व के 3 भाग प्राप्त होते हैं। कितने भाग प्राप्त होते हैं, 3 भाग प्राप्त होते हैं। वो तीनों भाग कौन से अभी आपके, फर्स्ट, सेकंड और आपका थर्ड। एक तो क्या है भी आपका आपतित प्रायिकता धारा घनत्व, दूसरा आपका परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व, और तीसरा आपका पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व। 3 भागों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो आपका आपतित प्रायिकता धारा घनत्व, सेकंड क्या है भी आपका परावर्तित प्रायिकता धारा घनत्व, थर्ड क्या है भी आपका पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व। इसको क्या है भी अपने आपतित इंसिडेंट से, ये रिफ्लेक्टेड से, और ये क्या है भी ट्रांसमिटेड से भी, इसको JI, JR और JT से क्या है भी डिनोट करते हैं। अब क्या है भी इन प्रायिकता धारा घनत्व की अपने वैल्यू फाइंड करेंगे।
प्रायिकता धारा घनत्व की क्या है भी वैल्यू को फाइंड करेंगे, वो करेंगे भी अपने अगले लेक्चर के अंदर। इसका जो प्रायिकता धारा घनत्व का जो वैल्यू फाइंड करने का जो क्या है भी एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला की सहायता से क्या है भी इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे और जो अपने क्या है भी इनके वेव फंक्शन है वो इसके अंदर पुट कर देंगे। तो आगे देखते हैं भी किस प्रकार से इनकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, वो डिस्कस करते हैं भी अपने अगले लेक्चर के अंदर। आज के लिए आपका इतना ही।